बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक हैं, सवाए गर्मी और लोड शेडिंग के। तो बच्चों, इन चीज़ों से आप लोगों ने हौसला नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप लोगों के पेपर करीब हैं। इसलिए आप लोगों ने कंसिस्टेंट रहना और अपने लेक्चर्स वगैरह पे स्पेशली फ़ोकस करना है, क्योंकि गर्मी के हालात आइंदा कुछ दिन अभी ऐसे ही रहेंगे। और लोड शेडिंग का तो आपको पता ही है, क्योंकि लोड शेडिंग और गर्मी एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बेटा, आज हम अपना ये रेप्टाइल वाला चैप्टर कल क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, आज इससे आगे एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हम इसके जितने भी ग्रुप्स हैं, यानी कि इसके जो ऑर्डर्स एंड सब ऑर्डर्स हैं, उनका ओवरव्यू देंगे बारी बारी। और उसके बाद फिर इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड सो ऑन, जैसा कि हमने पिछले एम्फीबियंस वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो ये चैप्टर भी सेम वैसा ही होने वाला है। बेसिक्स इसमें ऑलमोस्ट सेम है और काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ भी हैं, बस चंद एक डिफरेंसेस हैं जो कि अब आप इसको पढ़ते पढ़ते आपको साथ के साथ क्लियर हो जाएंगे। तो क्लास रेप्टीलिया और इसके जो मेंबर्स हैं, इनको रेप्टाइल्स कहा जाता है। सेम यही वर्ड कॉमन इंग्लिश के अंदर भी यूज़ किया जाता है, इनको कॉमन नॉन साइंटिफिक इंग्लिश के अंदर भी रेप्टाइल्स ही कहा जाता है। लैटिन वर्ड रेप्टस का मतलब है टू क्रीप, रेंगना। तो रेप्टाइल्स को उर्दू में भी रेंगने वाले जानवर कहा जाता है, लेकिन ये इसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब नहीं करता, बस एक नाम है। तो ये फर्स्ट एमनियोट्स थे, यानी कि सबसे पहले वर्टिब्रेट्स जिनके अंदर एमनियोटिक एग्स आए। एमनियोटिक एग्स के अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, यानी कि एम्ब्रियो के बाहर वाली साइड पे मेम्ब्रेन्स होती हैं, जिनका काम होता है एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करना, इसको डेसिकेशन से यानी कि खुश्क होने से बचाना, इसको मैकेनिकल इंजरी से बचाना, कुशन की तरह से एक्ट करना, और गैस ट्रांसफ़र यानी कि गैस एक्सचेंज को प्रमोट करना। इसके अलावा एम्ब्रियो की बॉडी से प्रोड्यूस होने वाले वेस्ट मटेरियल्स को टेम्परेरीली स्टोर करना, जब तक कि अंडा टूट ना जाए उसमें से, फिर वो जो ऑफस्प्रिंग है बाहर ना निकल जाए। तो रेप्टाइल्स और बर्ड्स के जो अमनियोटिक एग्स होते हैं, इनका शेल ऊपर से या तो सख्त होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट की तरह का होता है और मुर्गी के अंडे जैसा, या फिर लेदर लाइक होता है, जैसा कि मैं आपको पहले एक्सप्लेन किया था, जो कि कुछ स्नेक्स और टर्टल्स के एग्स के अंदर ऐसे एग्स होते हैं जिनका शेल ऊपर से लेदर लाइक होता है। तो शेल का काम एग की प्रोटेक्शन, और एग के साथ ही इसके अंदर मौजूद डेवलपिंग एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन होता है। एल्ब्यूमन अंडे की सफ़ेदी को कहा जाता है, ये भी एम्ब्रियो को किसी हद तक प्रोटेक्ट करती है। तो ये सारे के सारे फ़ीचर इनके अडाप्टिव फ़ीचर हैं, ताकि ये लैंड के ऊपर अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेस को कंप्लीट कर सकें। तो इसके अलावा जो अमनियोटिक एग है, ये खुश्की पे पाए जाने वाले एग्स की कोई इकलौती किस्म नहीं है। ये वर्टिब्रेट के एग्स के अंदर से कह सकते हैं कि सबसे पहला एग है जो खुश्की के लिए कम्प्लीटली अडाप्टेड है। इसके अलावा जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जिस तरह से आर्थ्रोपॉड्स हैं, और इवन के कुछ एम्फीबियंस भी हैं जो वर्टिब्रेट्स में आते हैं, कुछ फिशेस हैं, इनके एग्स भी होते हैं, ये खुश्की पे ही डेवलप होते हैं, लेकिन वो इतने रेप्टाइल के एग की तरह से एडवांस्ड किस्म के और डेसिकेशन रेजिस्टेंट नहीं होते। वो होते तो खुश्की पे डेवलप है, लेकिन उनको फिर ड्राई होने से बचाने के लिए उनके इर्द गिर्द कोई फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर, जिस तरह से वो झाग सी बनी होती है, आपने एम्फीबियंस के अंदर देखा था उनको पिछले चैप्टर में, वैसा होता है जो उनको सूखने से बचा के रखता है। ठीक है, तो क्लास रेप्टिलिया की एग्जांपल है ये एक, जो कि क्रोकोडाइल है, फेमस रेप्टाइल है, काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं। और ये जो पिक्चर दी गई है, ये नाइल क्रोकोडाइल की है, जिसको क्रोकोडाइलस नेलोटिकस कहा जाता है। तो काफ़ी बड़े साइज़ का ये मगरमच्छ होता है। अच्छा, तो बेटे, जो ये वाली डायग्राम है, ये एमनियोटिक एग की है, ये एमनियोटिक एग की लेबल्ड डायग्राम है, सेम वही है जो अपने एफएससी में चिक के
एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ी थी, यानी कि मुर्गी के अंडे की जो होती है, मुर्गी भी चूँकि एमनियोट है। तो इसके अंदर आप देखें कि इसको डिफरेंट कलर्स के अंदर से इसके पार्ट्स को शो किया गया है। और आउटर मोस्ट जो इसकी कवरिंग है उसको कोरियन कहते हैं, उसके बाद एलेंटॉयस और उससे नीचे एमनियन। उसके बाद इसमें एक डेवलपिंग एम्ब्रियो भी दिखाया गया है, उसका यॉक सैक है जो कि उसकी स्टोर्ड फूड होती है। और जैसे जैसे एम्ब्रियो का साइज़ बड़ा होता जाता है तो ये जो फूड है यानी कि यॉक सैक के फॉर्म में इसका साइज़ छोटा होता जाता है, क्योंकि ये डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान सारी यूज़ हो जाती है। अच्छा, तो एमनियोटिक एक मेजर साइनेपोमॉर्फी है जो कि रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स को बाकी के वर्टिब्रेट से अलहदा करती है, क्योंकि रेप्टाइल, बर्ड, मैमल ये तीन ऐसे ग्रुप हैं जिनके अंदर एमनियोटिक एग्स पाए जाते हैं, और जो इससे पिछले ग्रुप्स हैं यानी कि एम्फीबियंस और फिशेस जो वर्टिब्रेट्स ही हैं, लेकिन उनमें जो एग्स होते हैं वो नॉन एमनियोटिक एग होते हैं, उनमें ये प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स नहीं होती। अब ये जो फर्स्ट लाइन के अंदर वर्ड आया साइनेपोमॉर्फी, इसका क्या मतलब होता है? तो साइनेपोमॉर्फी का मतलब ये होता है कि किस तरह का करेक्टर जो इंसेस्ट्रल ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता था, लेकिन जब वो एंसेस्टर से आगे डिफरेंट किस्म के लीनिएजेस यानी कि आगे जानवरों के डिफरेंट ग्रुप्स बनते हैं, तो वो करेक्टर उनमें से सब में तो नहीं लेकिन कुछ के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस प्रोसेस को साइनेपोमॉर्फी कहा जाता है, यानी कि एंसेस्टर्स के करेक्टर का आगे ऑफस्प्रिंग्स के कुछ ग्रुप्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाना। तो एमनियोटिक एग ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से जो वर्टिब्रेट्स हैं ये खुश्की के डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर सक्सेसफुली वहाँ पे गए और वहाँ पे उन्होंने जाके रहना भी शुरू कर दिया। तो रेप्टाइल्स को भी चूँकि इसी का ही एज है कि इनके एग्स डेसिकेशन रेजिस्टेंट होते हैं, और इनमें से बहुत सारों के एग्स ऐसे होते हैं कि इनको पेरेंटल केयर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, यानी कि इनको अपने अंडों के ऊपर बैठना नहीं पड़ता। वही अंडे दे के उनको कहीं दबा के या छुपा के चले जाते हैं और उनमें से खुद ही बच्चे निकल आते हैं। तो क्लास रेप्टिलिया के जो लिविंग रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी कि इसके बहुत सारे मेंबर्स तो पहले ही एक्सटिंक्ट हो गए ना, मतलब हमसे पहले ही काफ़ी पुराने दौर में, आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। और जिसमें डायनासोर वगैरह होते थे उनकी बहुत सारी टाइप्स थी जो कि सारे ख़त्म हो गए। अच्छा, जो अब इसमें एक्सटेंट हैं जो आजकल पाए जाते हैं, इसमें टर्टल्स आते हैं, कछुए, लिजर्ड्स, छिपकलियाँ, स्नेक, सांप होते हैं। वर्म लिजर्ड एक टेक्निकली लिजर्ड है लेकिन इसकी शेप वर्म लाइक होती है। और क्रोकोडिलियंस आते हैं जिसमें हर तरह के मगरमच्छ हैं। और लास्ट ग्रुप इसमें जिसमें सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म आता है उसको ट्वाटारा कहा जाता है, यानी कि स्फीनोडोन पंक्टेटस, जो कि न्यूजीलैंड में पाई जाती है। अच्छा, तो ये वाला टेबल है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल से रिलेटेड है और ये हमने कल पहले पढ़ लिया हुआ है, इसलिए आगे चलते हैं। तो रेप्टाइल का फॉसल रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा मिलता है, और फिर भी इसमें मिसिंग लिंक्स काफ़ी सारे हैं, यानी कि इससे ये नहीं पता चलता कि एक्चुअली जो रेप्टाइल बने थे ये किस वाले एनिमल से बने थे। यानी कि रेप्टाइल की जो पूरी लीनिएज है जिसमें छोटे बड़े हर तरह के रेप्टाइल हैं, और बिल्कुल फ्यू सेंटीमीटर साइज से लेके 120-30 फीट लंबे जो डायनासोर थे, ये सारे के सारे क्या एक ही एनिमल से आगे बने थे या डिफरेंट एनिमल से बनने वाले ग्रुप्स हैं जो आगे जाके डिफरेंट लीनिएजेस ऑफ रेप्टाइल्स में चेंज हो गए। तो इनका जो एंसेस्ट्रल एमनियोट था उसका अभी तक कोई फॉसल वगैरह डिस्कवर नहीं हुआ। आगे इसका टेबल भी आएगा जो कि क्लेडोग्राम है, उसमें हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो एडाप्टिव रेडिएशन यानी कि एक ग्रुप से आगे बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स के बनने का प्रोसेस, इसको एडाप्टिव रेडिएशन कहते हैं। तो ये कार्बोनीफेरस पीरियड के एंड पे जाके शुरू हुआ और परमियन पीरियड के स्टार्ट होने तक जारी रहा। तो सेम इसी टाइम के ऊपर जो खुश्की पे पाए जाने वाले इंसेक्ट्स हैं उनमें भी एडाप्टिव रेडिएशन आई, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन आई, और इनिशियल ग्रुप से आगे फिर कई तरह के ग्रुप्स बने। और यही वाले जो इंसेक्ट हैं ये एमनियोट्स यानी कि जो शुरू के रेप्टाइल्स थे उनका शिकार बनते थे, यानी कि ये एक तरह से को एवोल्यूशन थे।
तो एमनियोट्स के अडाप्टिव रेडिएशन से आगे डिफरेंट लिनिएजेस बने, जो कि हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। इसमें स्कल का स्ट्रक्चर, उसके बाद जो नीचे वाला जबड़ा और उसके साथ जो मसल्स अटैच होते हैं उनका पैटर्न, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी बेस पे इनको पहचाना भी जाता है, इनको आइडेंटिफाई किया जाता है और इनको क्लासिफाई भी किया जाता है। अच्छा, तो ये वाली जो पिक्चर है ये एमनियोट्स की फाइलोजेनी यानी कि इनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। यहाँ पे पिछले चैप्टर की एम्फीबियंस वाले की ऐसी डायग्राम ख़त्म हुई थी, ये आगे ना वहीं से ही शुरू होती है। तो इसकी डिटेल थोड़ी आगे जाके आएगी, हम इसको वहाँ पे जाके डिस्कस करेंगे क्योंकि इसका जिक्र आगे दोबारा से आएगा। एनी हाउ, ये वाली जो पिक्चर है ना, आप काइंडली आप मोबाइल पे देख रहे हैं, अपने मोबाइल को दूसरे रुख टिल्ट कर लें क्योंकि ये पिक्चर बड़ी थी, वैसे ये फिट नहीं हो रही थी। तो ये एमनियोट्स के स्कल के करेक्टरिस्टिक्स है। आपको बताया था कि इसके अंदर जो ग्रुप्स थे इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया टेम्पोरल ओपनिंग्स की बेस पे, यानी कि कनपट्टी वाले रीजन के अंदर स्कल में कितनी ओपनिंग्स हैं, कितने सुराख हैं, उसकी बेस पे। अच्छा, इसमें बेटे जो सबसे ऊपर वाली स्कल है जिसको एनेप्सिड स्कल कहा जाता है और यह टर्टल्स वगैरह के अंदर पाई जाती है, इसके अंदर कोई भी टेम्पोरल ओपनिंग नहीं है। स्कल में जो ओपनिंग्स हैं वो ऑर्बिट्स हैं जहाँ पे इसकी आंखें फिट होती हैं। कनपट्टी वाले हिस्से के अंदर इसमें कोई भी ओपनिंग नहीं है। तो इस तरह की स्कल जहाँ पे भी पाई जाएगी मतलब वो एनिमल कछुओं का रिश्तेदार है या खुद ही कछुआ है। मतलब अगर पुरानी होगी तो वो कोई पुराने ज़माने का कछुआ है, और अगर कार्बन डेटिंग से उसकी एज कम निकलती है तो वो रिसेंटली मरा हुआ कोई कछुआ है और उसकी स्कल है। अच्छा, जो बी वाली यानी कि दरमियान वाली स्कल है इसको साइनेप्सिड स्कल कहा जाता है। साइनेप्सिड रेप्टाइल्स के अंदर ये पाई जाती है और इसके अंदर एक टेम्पोरल फेनेस्ट्रा यानी कि कानपट्टी के अंदर एक ओपनिंग होती है। तो ये वाली जो लीनिएज थी इससे आगे जाके मैमल्स बने। तो मैमल्स के अंदर इवन इंसान के अंदर जो कानपट्टी वाली साइड पे एक ओपनिंग होती है वो वही ओपनिंग होती है जो हमारे कान का रास्ता हमारी स्कल के अंदर जाता है, दोनों कानों में एक एक होती है। तो वो जो सिंगल टेम्पोरल ओपनिंग है वो यही है। और जो इसमें थर्ड टाइप है इसको डायप्सिड स्कल कहा जाता है। डाई का मतलब दो होता है। तो इसमें हर साइड पे दो दो टेम्पोरल फेनेस्ट्री होते हैं यानी कि दो दो ओपनिंग्स होती हैं। तो ये स्कल पाई जाती है मॉडर्न एनिमल्स के अंदर यानी कि जो जिंदा एनिमल्स हैं इसमें पाई जाती है स्फीनोडोन पंक्टेटस के अंदर यानी कि ट्वाटारा लिजर्ड के अंदर। इसके अलावा जो दूसरी लिजर्ड्स हैं मेनली स्नेक्स हैं, वर्म लिजर्ड्स हैं और बर्ड्स हैं उनके अंदर। तो ये 3 तरह की स्कल है। इसका नाम और ये किस किस में पाई जाती है ये आपने याद रखनी है बेटा, क्योंकि यही आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, पहले भी आता रहा है। अच्छा, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव को मज़ीद आगे कंटिन्यू करते हैं। वो रेप्टाइल जो सब क्लास एनेप्सिडा के अंदर आते हैं, ग्रीक वर्ड एन मीन्स विदाउट, हेप्सिस मीन आर्च यानी कि विदाउट एन आर्च। तो इनके अंदर जो कनपट्टी वाला रीजन, टेम्पोरल रीजन जो होता है उसके अंदर कोई भी ओपनिंग्स या फेनेस्ट्री नहीं होते। तो इसको पोस्टीरोलेटरल रीजन भी कहा जाता है। तो टर्टल इस ग्रुप के अंदर आते हैं, मतलब कि पहले और भी इसमें एनिमल होते थे, फिर वो एक्सटिंक्ट हो गए और आज कल जो इस ग्रुप के पाए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ टर्टल्स हैं। तो रिसेंट एवोल्यूशनरी एविडेंस जो मिले हैं उससे ये पता चलता है कि जो एनेप्सिड लीनिएज है यानी कि जो कछुओं वाला ग्रुप है, इनका बाकी के मौजूदा रेप्टाइल के साथ कोई भी क्लोज लिंक नहीं है। यानी कि बाकी के जो रेप्टाइल्स हैं, लिजर्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल वगैरह, तो जो टर्टल्स हैं ये इनके करीबी रिश्तेदार नहीं हैं, ये इनके काफ़ी दूर के रिश्तेदार हैं। तो इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री बहुत लंबी है, उसके अंदर टाइम के साथ साथ बहुत सारे चेंज आए, लेकिन फिर भी जो आजकल के दौर के टर्टल्स हैं इनकी स्कल की शेप और इनके शेल की शेप
और आज से 200 मिलियन ईयर्स यानी कि 20 करोड़ साल पुराने जो कछुओं के फॉसिल मिलते हैं, इनमें सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। 100% सेम तो नहीं है, क्योंकि 20 करोड़ साल एक बहुत लंबा दौरानिया होता है। इस दौरान ज़मीन की शक्लो सूरत, टेम्परेचर, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट, हर चीज़ कई दफ़ा चेंज होती है। तो उसके साथ साथ फिज़िकली भी चेंजेस आते हैं। एवोल्यूशन रातों रात नहीं होती, लेकिन 20 करोड़ साल एवोल्यूशन के लिए एक बड़ा अच्छा पीरियड है। इसके अलावा एनएप्सिड लीनिएज के जो कुछ फॉसिल्स हैं, ये साउथ अफ्रीका के अंदर से मिले हैं, और जिन रॉक्स के अंदर से वो मिले हैं वो 24 करोड़ 50 लाख साल पुरानी है। तो रेप्टाइल्स का जो दूसरा ग्रुप है, इसको डायप्सिड कहा जाता है। ग्रीक वर्ड डाई का मतलब टू यानी कि दो। इनके टेम्पोरल रीजन के अंदर दो ओपनिंग्स होती हैं, एक अपर एक लोअर। टेक्सोनोमिस्ट इस बात पे डिबेट करते हैं, यानी कि इस बात पे बहस करते रहते हैं कि ये जो दो ओपनिंग्स वाली कंडीशन है, तो क्या ये एक सिंगल लीनिएज को शो करती है, या फिर ये आगे दो सब क्लासेस के अंदर इसको डिवाइड करना चाहिए। तो मोस्टली यानी कि जो ज़्यादा तादाद में टेक्सोनोमिस्ट हैं वो इस ग्रुप को आगे दो सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पहली सब क्लास उसको लेपिडोसॉरिया कहा जाता है, जिसके अंदर मॉडर्न स्नेक्स, लिजर्ड और टोटारा आते हैं। दूसरी जो सब क्लास है उसको आर्कोसॉरिया कहा जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे चेंजेस आए, और लेकिन इसका कोई भी मेंबर अब नहीं पाया जाता। चेंजेस इसके अंदर मीज़ोज़ोइक एरा के अंदर आए, जिसके बाद ट्राइएसिक, जुरासिक के अंदर इन पे बड़ा अरूज रहा, और ज़मीन पे हर तरफ बड़े बड़े डायनासोर फिरते थे, और बाद में ये सारी की सारी लीनिएज ख़त्म हो गई। यानी कि वो ग्रुप जिससे डायनासोर बने थे, आर्कोसोरिया, वो सभी एक्सटिंक्ट हो गए, और जो लेपिडोसोरिया, उसके जो मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो स्नेक, लिजर्ड और टोटारास हैं। टोटारा भी एक लिजर्ड ही है, बस थोड़ी सी डिफरेंट शक्ल सूरत की है। तो जैसा कि यहाँ पे भी लिखा है कि आर्कोसॉर्स के बहुत सारे मेंबर्स अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। लिविंग आर्कोसॉर्स के अंदर से, यानी कि जो सभी डायनासोर एक्सटिंक्ट नहीं हुए थे, इसमें से चंद एक बचे। इसमें आते हैं क्रोकोडाइल। तो जो क्रोकोडाइल मगरमच्छ हैं, इनको भी लिविंग फॉसिल ही कहा जाता है, क्योंकि ये और इनके कुछ रिश्तेदार जो साइज़ में इनसे काफ़ी बड़े साइज़ के होते थे, वो डायनासोर के दौर में भी पाए जाते थे, और उनका बेसिक बॉडी पैटर्न, शक्ल सूरत ऐसी ही होती थी, बस उनका ना साइज़ थोड़ा बड़ा होता था। तो ये तकरीबन ना होने के बराबर चेंजेस के साथ आज भी पाए जाते हैं। और लास्ट लाइन पे गौर करना है, यहाँ पे बर्ड्स का वर्ड आया है। तो बर्ड्स के बारे में आपने एफएससी में भी पढ़ा हुआ है, और वैसे भी आपने पिछले सेमेस्टर्स में भी पढ़ा होगा कि जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स को रेप्टाइल्स की ही तरक्की याफ्ता शक्ल कहा जाता है। इन इधर अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि डायनासोर की एक लीनिएज थी जो आगे जाके रेप्टाइल से बर्ड में चेंज हुई। तो इस लीनिएज के अंदर अगर बर्ड आते हैं पोजीशन नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल 7 पे, तो उनसे एक नंबर पहले की जो पोजीशन है, पोजीशन नंबर 6, उस पे आते हैं क्रोकोडाइल। तो सभी रेप्टाइल्स में से जो क्रोकोडाइल हैं, ये बर्ड्स के सबसे करीबी रिश्तेदार हैं, यानी कि एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत सारे फैक्टर से ये डायनासोर के साथ और क्रोकोडाइल के साथ मिलते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। सुनने में बिल्कुल आपको बेटा अजीब ही लगेगी ये बात, लेकिन यही रियलिटी है कि बर्ड्स और क्रोकोडाइल्स बड़े क्लोज रिलेटिव्स हैं। अच्छा, रेप्टाइल्स का एक और ग्रुप जिनको साइनेप्सिड कहा जाता है, ग्रीक वर्ड सिन का मतलब विद, यानी कि विद आर्च। इनके अंदर टेम्पोरल रीजन में एक सिंगल डोर्सल ओपनिंग पाई जाती है, लेकिन इस ग्रुप के कोई भी डिसेंडेंट आज ज़िंदा नहीं है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि साइनेप्सिड का एक ग्रुप जिनको थेरेप्सिड्स कहा जाता है, उनसे ही आगे वर्टिब्रेट्स का एक बड़ा एडवांस्ड ग्रुप बना, यानी कि मैमल्स। तो बात का ख़ुलासा आपने सिंपल वर्ड्स में ये समझना है कि रेप्टाइल जिनकी बहुत सारी स्पीशीज़
पुराने ज़माने में तो पाई जाती थी, फिर उसमें से काफ़ी सारी एक्सटिंक्ट हो गई, यानी कि डायनासोर वगैरह। कुछ उसमें से बहुत डीर थे जो मास एक्सटिंक्शन के इवेंट से बच गए, जैसे कि क्रोकोडाइल्स। तो रेप्टाइल की ही लीनिएजेस थी आगे, जो रेप्टाइल से ही एक आगे जाके बर्ड्स में चेंज हुई, दूसरी रेप्टाइल की लीनिएज आगे जाके मैमल्स में चेंज हुई। यानी कि मैमल्स और बर्ड्स दोनों के जो एंसेस्ट्रल ग्रुप्स हैं ये रेप्टाइल्स ही हैं। और ये भी को एवोल्यूशन हुई थी, यानी कि जिस टाइम के ऊपर आपने वो आर्कियोपेटेरिक्स पढ़ा था जो कि हाफ रेप्टाइल हाफ बर्ड था, उसी टाइम के ऊपर दुनिया पे इस तरह के एनिमल भी एग्जिस्ट करते थे जो हाफ रेप्टाइल और हाफ मैमल थे। साइज़ में छोटे थे, माउस लाइक थे, दरख्तों वगैरह पे रहते थे और नॉकटर्नल थे, रात को निकलते थे, और वार्म ब्लडेड थे। दिन को निकलते तो उनको डायनासोर खा जाते, रात को चूँकि टेम्परेचर कम हो जाता था। और रेप्टाइल कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इसलिए डायनासोर वगैरह सारे आराम से बैठ जाते थे। तो उस वक्त वो निकल के खाते पीते थे, तब उनको प्रेडेटर का ख़तरा ज़रा कम होता था। तो ये मैमल्स वाले चैप्टर में आप इस थ्योरी को मज़ीद आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब है क्लैडिस्टिक इंटरप्रिटेशंस ऑफ द एमनियोटिक लीनिएज। अच्छा तो बेटे ये मुश्किल नहीं है ना, ये कंफ्यूजिंग है, सिर्फ़ और सिर्फ समझ के पढ़ने वाला है। इसलिए जो मैं आपको अभी इसमें एक्सप्लेन करूँगा, इसको आप काइंडली ज़रा फ्रेश माइंड के साथ सुनिएगा। अच्छा तो क्लैडिस्टिक टेक्सोनोमिक मेथड, यानी कि जो जानवरों को दर्जेबंदी करके और उसके बाद फिर उनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर रखा जाता है, और इसके अंदर मॉडर्न और जो क्लासिकल मेथड्स हैं दोनों को मद्देनज़र रखा जाता है, यानी कि सिमिलैरिटी, डिसिमिलैरिटी और एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज की बेस पे। तो जब इन मेथड्स को यूज़ किया जाता है तो जो एमनियोटिक लीनिएज है इसके अंदर फिर काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। तो फिगर 19.3 के अकॉर्डिंग, यानी कि जो पिछले चैप्टर वाली फिगर है ये वाली, इस फिगर के अकॉर्डिंग जो एमनियोटिक लीनिएज है ये मोनोफाइलेटिक है, यानी कि एक सिंगल ग्रुप से आगे बनने वाला ग्रुप है। तो फिगर 20.3 जो कि इस चैप्टर की क्लेटोग्राम है रेप्टाइल्स की, तो इससे हमें ये पता चलता है कि बर्ड्स जिनको ट्रेडिशनली क्लास एव्स के अंदर रखा जाता है और मैमल्स जिनको ट्रेडिशनली क्लास मैमेलिया के अंदर रखा जाता है, इनका और रेप्टाइल का इंसेस्टर एक ही है। यानी कि वो एक ही जानवर था जिससे आगे जाके रेप्टाइल बने और फिर उससे आगे जाके मैमल्स और बर्ड्स बने। तो इन तीनों के इंसेस्टर को जब ट्रेस बैक किया जाए तो वो एक ही निकलता है, जिससे पहले रेप्टाइल बने और फिर रेप्टाइल से आगे बनने वाली लीनिएज से बर्ड्स और मैमल्स बने। तो क्लैडिस्टिक एनालिसिस के रूल्स के मुताबिक एक जो रीसेंट कॉमन इंसेस्टर है उसकी जितने भी डिसेंडेंट, यानी कि आगे उससे बनने वाले ग्रुप हैं, उनको टेक्सोनोमी के एक ही लेवल पे रखना चाहिए। अब ये जिस चीज़ की बात हो रही है हम इसको इस अपने क्लेडोग्राम के अंदर डिस्कस करते हैं। ये इसकी क्लेडोग्राम है और ये थोड़ा इसका क्लोज़अप है। अच्छा अब बेटा आपने इसको यहाँ से देखना शुरू करना है, यहाँ पे जहाँ पे नीचे इसका ये दायरा बना हुआ है। आई होप सो कि ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है स्वाइप्स को शो करेगी। तो दायरे का मतलब है ये एक एंसेस्ट्रल ग्रुप है और इसके अंदर से जो ग्रीन कलर की लाइनें ये वाली निकल रही है, ये वाली, और दो लाइनें इसमें ये वाली हैं। इसका मतलब ये है कि ये इससे बनने वाले ग्रुप्स हैं जो इससे आगे लैदा होते जा रहे हैं। सिमिलरली जब ये लाइन आगे जाके सब डिवाइड करती है और आगे आगे एक एक वर्ड लिखा है, मतलब ये है कि इस लाइन से आगे बनने वाले ग्रुप्स हैं कि ये ग्रुप बना मेन और इससे आगे सब ग्रुप्स बने। ठीक है, तो इसी को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यही ये जो ग्रुप था इसके अंदर से ये वाली लीनिएज अलहदा हो गई, तो इस लीनिएज के साथ लिखा है कि एनेप्सिड स्कल। एनेप्सिड स्कल वाले थे, अब इसके अंदर जो करेक्टर ऐड हुआ ये लिखा हुआ है ये वाला। तो ये है प्लेस्ट्रॉन और कैरापेस। प्लेस्ट्रॉन और कैरापेस आर द अपर एंड लोअर पार्ट्स ऑफ शेल पोजेस्ड बाय अ टर्टल, टॉर्टॉइज और टेरापेन। और ये इसके एक्सियल स्केलेटन के साथ जुड़े होते हैं, यानी कि इसका जो शेल होता है वैसे नहीं इसकी बॉडी के ऊपर कवर होता, और वो जिस तरह कार्टून्स में होता है कि कछुए का जब दिल करे अपने शेल को परे रख के बाहर फिरने लग जाता है, नीचे से उसने वो क्या कहते हैं निकर बनैन पहनी होती है, ऐसे नहीं होता। ये जो इसका शेल होता है ये पक्का इसकी बोन्स के साथ जुड़ा होता है, इसलिए इसको इसकी बॉडी से नहीं उखाड़ा जा सकता।
तो यही वाली लीनिएज ऊपर जाके ये देखें कि इससे जो ग्रुप बनता है इसको टेस्टोडाइंस कहा जाता है। यानी कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ गोल दायरे से, ये लाइन चलती हुई यहाँ पे आ गई और टेस्टोडाइंस यानी कि कछुओं वाला ग्रुप बना। और ये ऊपर लिखा भी हुआ है कि एनेप्सिडा यानी कि इनके अंदर कोई भी टेम्पोरल ओपनिंग नहीं होती, ये वो वाला ग्रुप है। ठीक है, एक लीनिएज हो गई। अब ये दूसरी लीनिएज की बात करते हैं जो कि यहाँ पे करके है। ये यूनिक स्कल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये नीचे से दोनों लाइनें एक ही जगह से स्टार्ट हो रही हैं। मैं आपको एक बार फिर ज़ीरो से स्टार्ट करके बता देता हूँ कि ये जो दो लाइनें वी की तरह ओपन हो रही हैं, एक ये वाली, ये नीचे जाके एक ही जगह से जहाँ पे गोल दायरा वहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो ये ग्रुप है सारे का सारा, यानी कि इस लाइन क्रोकोडिलिया से लेके यहाँ तक स्क्वामेटा तक, ये सारे की सारी लीनिएज है जिसको डायप्सिडा कहा जाता है, जिनकी स्कल के अंदर दो ओपनिंग्स होती हैं। अब डायप्सिडा को आगे दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक इसमें ग्रुप है आर्कियोसौरिया और दूसरा ग्रुप है लेपिडोसौरिया। इन दोनों में सेम करैक्टर है। आर्कियोसौरिया की स्कल के अंदर भी दो टेम्पोरल ओपनिंग्स, लेपिडोसौरिया की स्कल के अंदर भी दो टेम्पोरल ओपनिंग्स। ठीक है, इसमें जो पहला ग्रुप आता है क्रोकोडिलिया, आजकल पाया जाता है। दूसरा टीरोसोरिया। टीरोसॉर्स हैं जो उड़ने वाले डायनासोर थे, टीरोडक्टाइल की तरह के। इसके साथ ये डैगर बना है, मतलब अब ये एक्सटिंक्ट हो गया। उसके बाद अगला आता है ऑर्निथिसिशिया, तो ये भी एक्सटिंक्ट हो गया, डायनासोर का ग्रुप था। उसके बाद ये आता है सोरोसिशिया, ये भी ख़त्म हो गया। और आते हैं एव्स। एव्स के साथ डैगर नहीं है, यानी कि एव्स बर्ड्स हैं जो आजकल पाए जाते हैं। अब आप ये देखें कि ये जो पूरी लीनिएज है आर्कोसौरिया वाली, इसके अंदर दो ही ग्रुप जिंदा हैं, एक ये क्रोकोडाइल वाला ग्रुप और दूसरा बर्ड्स वाला ग्रुप। बाकी जो इनके साथ वाले तीन ग्रुप थे ये एक्सटिंक्ट हो गए, ये और ये क्रोकोडाइल बाकी हैं। इसी बेस पे कहा जाता है कि क्रोकोडाइल और बर्ड्स आपस में क्लोज रिलेटिव हैं। ठीक है, अब इसकी दूसरी जो आगे ग्रुप है लेपिडोसौरिया, इसको देखते हैं। इसके अंदर फर्स्ट आता है एक थायोसौरिया, तो ये पानी में रहने वाला एक्वेटिक डायनासोर था, साइज़ में काफ़ी बड़ा होता था, डैगर बना हुआ है, एक्सटिंक्ट हो गया। उसके बाद पेलिज़ोसौरिया है जिसकी एग्जांपल पेलिजियोसॉर्स है, जिसको लॉक नेस मॉन्स्टर भी कहा जाता है, और ये भी एक्सटिंक्ट हो गई। इसकी लंबी वो टिपिकल डायनासोर वाली बॉडी थी, एक बहुत लंबी टेल और बहुत लंबी गर्दन, और इसके चार लिम्स थे जो आगे से चप्पू की तरह के थे, ये भी एक्सटिंक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद रिंकोसिफेलिया है जिसके अंदर ये वर्म लिजर्ड्स आते हैं, यह पाया जाता है। और स्क्वामेटा जिसके आगे फिर दूसरे मॉडर्न किस्म के स्नेक्स और लिजर्ड्स आती हैं, ये भी पाया जाता है। तो ये इसमें से दो एक्सटेंट हैं, और ये वाला ये एक्सटिंक्ट हो गए। उसके बाद वापस इसमें आए नीचे से, तो यहाँ से इसको अब नीचे से अगर देखना शुरू करें, ये वाली लाइन जो ऊपर जा रही है, इसके अंदर साइनेप्सिड स्कल ऐड हुई, आगे जाके ग्रुप बना मैमल्स। तो मैमल साइनेप्सिडा का वो ग्रुप है जो अब ज़िंदा है। ठीक है, तो ये मैमल्स की शुरुआत, उसके बाद स्नेक्स और लिजर्ड्स, उसके बाद ये जो कछुए वगैरह, ये सारे सब का कॉमन इंसेस्टर एक ही है, जिसको ये नीचे ये वाले जो दायरा बना हुआ है ग्रीन कलर का, इससे शो किया गया है। इसके बारे में अभी तक कोई एग्जैक्ट फॉसल रिकॉर्ड तो नहीं मिला, लेकिन ये सिमिलैरिटीज़ इसी चीज़ को शो करती हैं कि ये एक ही ग्रुप से बने हैं। तो पैलेंटोलॉजी के अंदर एक टर्म यूज़ किया जाता है, होप सो जब आप अगली क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पे भी आप पैलेंटोलॉजी को बतौर सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसमें फॉसिल्स को स्टडी किया जाता है। तो इसमें आपने एक मेरी बात याद रखनी है कि मिसिंग ऑफ एविडेंस इज़ नॉट द एविडेंस ऑफ मिसिंग। यानी कि कोई चीज़ आपको वक्ती तौर पे नहीं मिल रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ सिरे से दुनिया पे है ही नहीं। मे भी पॉसिबल है कहीं ऐसी जगह पे दबा हो जहाँ तक इंसान की पहुँच अभी तक नहीं है। तो आज कल परसों 2 4 20 50 साल बाद कभी ना कभी मिल ही जाएगा, क्योंकि इस फील्ड के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनको पैलेंटोलॉजिस्ट कहा जाता है,
और वो दिन रात इसके ऊपर एक्सटेंसिव रिसर्च करते हैं। तो काइंडली इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा। अच्छा बेटा, अभी हमने जो बहस पढ़ी सारी और ये चीज़ें डिस्कस की, ये इसका मॉडर्न एनालिसिस था। और मॉडर्न एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो क्लैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट टेक्सोनोमिस्ट हैं, वो ये कहते हैं, जो आपने लास्ट पे एक पढ़ी थी कि मैं आपको दिखा देता हूँ लाइन दोबारा से, कि अगर कोई एनिमल और उससे जो मोस्ट रिसेंट इंसेस्टर है वो सेम है, तो उससे बनने वाले अगले जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब को, डिसेंडेंट्स को, एक ही टैक्सॉन के अंदर रखा जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो इसकी सबसे लास्ट लाइन है, इस लाइन की बेस के ऊपर फिर ये वाली बहस थी और ये वाली क्लेडोग्राम थी। और इस क्लेडोग्राम के बाद अगर ट्रेडिशनल वे से इसको देखा जाए तो क्लास रेप्टीलिया ही है, इसके अंदर बर्ड्स और मैमल नहीं आते क्योंकि वो अलहदा क्लासेस हैं। तो इंसेस्टर इनका चाहे सेम है, लेकिन इनको क्लेडोग्राम के अंदर फिर रेप्टाइल्स के साथ नहीं रखा जाता। तो क्लेडिस्टिक इंटरप्रिटेशंस के अकॉर्डिंग जो बर्ड्स हैं ये भी रेप्टाइल के क्लोजेस्ट रिलेटिव के तौर पे इनको रखना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इसका रीज़न आपने पिछली स्लाइड में देख लिया। और क्योंकि बर्ड्स हैं ये भी आगे डायनासोर से ही बने थे, और जो मॉडर्न रेप्टाइल्स हैं ये भी उसी ग्रुप से बने थे जहाँ से डायनासोर आए थे। ठीक हो गया। और इसी तरह से इसी का जो दूसरा पॉइंट बनता है वो ये है कि जो मैमल्स हैं और एंशियंट कदीम ज़माने में पाए जाने वाले साइनेप्सिड रेप्टाइल थे, ये भी आपस में क्लोज रिलेटिव हैं, क्योंकि मॉडर्न मैमल्स एंशियंट साइनेप्सिड रेप्टाइल से बने हैं। तो एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स यानी कि वो ग्रुपिंग जो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है, तो वो क्लेडिस्टिक्स के ये जो उन्होंने नताइज निकाले हैं जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं, इसके साथ डिसएग्री करती है। और वो ये कहते हैं कि बर्ड्स और मैमल्स हैं ये चूँकि देखने के अंदर, मतलब शक्ल सूरत में मगरमच्छ और मोर के अंदर बड़ा फ़र्क होता है, उसके बाद इनका बिहेवियर और इनके इकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि इनके फीदर, बर्ड्स के अंदर फीदर भी होते हैं, बर्ड एंडोथर्मिक और वार्म ब्लडेड होते हैं, रेप्टाइल एक्टोथर्मिक और कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इसके अलावा मैमल्स के अंदर हेयर पाए जाते हैं, रेप्टाइल में हेयर नहीं होते। मैमल्स में मेमरी ग्लैंड हैं जो कि रेप्टाइल और बर्ड में नहीं होते। और बहुत सारे मैमल एंडोथर्मिक होने के साथ साथ होम्योथर्मिक भी हैं कि अपने बॉडी टेम्परेचर को एक कांस्टेंट पॉइंट पे रखते हैं, जिस तरह से इंसान का 37.2 है। तो इसलिए जो एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स वाले हैं वो यही कहते हैं कि जो रेप्टाइल है, रेप्टाइल को रेप्टाइल के अलहदा ग्रुप में रखना चाहिए, बर्ड्स को बर्ड्स के अलहदा ग्रुप में, और मैमल्स को मैमल्स के अलहदा ग्रुप में। और जिस तरह से वो पीछे हमने क्लेडोग्राम में देखा कि इन सबको एक ही इंसेस्टर की वजह से इकट्ठा जोड़ दिया गया, तो ये कहते हैं कि ऐसे करना गलत है, क्योंकि बेटा ये जो टेक्सोनोमी होती है ये दो तरह से चलती है। एक तो वही क्लासिकल मेथड होता है ना, जिसमें सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटी की बेस पे जानवरों की, पौधों की ग्रुपिंग की जाती है, कि अगर एक चिड़िया है उसकी दो टांगें, दो पारें, एक चोंच है, दो आँखें, पीछे एक टेल भी लगी हुई है, बॉडी पे फीदर्स की कवरिंग है, तो वो बर्ड है। अब आपको इससे मिलता जुलता जो जो भी जानवर नज़र आएगा, चाहे वो कौवा है चाहे वो पैरट है, आपने सबको बर्ड्स के साथ ही रखते जाना है। तो इसकी वो जो दूसरी टाइप होती है जो क्लेडिस्टिक्स हैं, उसके अंदर शक्लो सूरत के अलावा वो शक्लो सूरत पे गौर नहीं करते, उसके छोड़ के जो इनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है कि ये पीछे किस ग्रुप से बने हैं और ये किस ग्रुप के साथ एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रिलेटेड है, यानी कि किसके करीब के रिश्तेदार हैं, किसके दूर के रिश्तेदार हैं, इस तरह की चीज़ें ना, वो उसको लेके फिर आगे को चलते हैं। तो हमने दोनों स्कूल ऑफ थॉट थे इनके बारे में पढ़ लिया। तो ये हमारा स्टार्टिंग हो गया इंशाल्लाह आज ही ना, बस लाइट आ जाए, लाइट बड़ी देर से बंद है, तो हम इसके अंदर से फर्स्ट क्लास यानी कि क्लास टेस्टुड आए, जिसके अंदर सॉरी ऑर्डर ऑर्डर टेस्टुड आए या किलोनिया, जिसके अंदर टर्टल्स आते हैं, हम वो साथ ही इसके पढ़ लेंगे। तो इससे अगला जो रिंकोसिफेलिया और स्क्वामेटा वो इंशाल्लाह हम कल को पढ़ेंगे। तो टाइम को अपना मद्देनज़र रखना है, आपके पेपर थोड़े से आगे हो गए हैं, तो 26 के बाद से आपके पेपर स्टार्ट होंगे, तब तक हमारे पास टाइम है। और बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना,
तो कोई भी हाला लाला मचाए या क्या कहते हैं जल्दबाजी किए बगैर हमारा सिलेबस बड़े आराम से पूरा हो जाएगा। ठीक है, आपने बेटे बस इतना करना है कि डेली का लेक्चर साथ के साथ पढ़ना है, इनको पूरे हफ्ते के लिए या पेपरों तक इकट्ठा नहीं करना। दूसरा, जो मैंने आपको पिछले 2 रीसेंट चैप्टर्स के एमसीक्यू सेंड किए उनको लाजमी देख लेना। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।